गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में सही या तेरे सीने में, मेरे सीने में सही या तेरे सीने में, हो कहीं भी आग तो एक आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी तो कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। दोस्तों, ये संसार परिवर्तनशील है। समस्याएं का इलाज समय समय पर करना चाहिए। इस समय बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उस समय परिस्थितियां और ये इस समय की परिस्थितियों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे हमको, आपको, भाइयों को, बहनों को और खास करके नौजवान पीढ़ियों को हम आह्वान करते हैं कि आप लोग आगे आए और ये जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले, और पूरे समाज को, जो भी जिसके पास दो ही ग्रुप है यहाँ पे, एक हैव नॉट, ये इस तरह से जो बनता जा रहा है, जिसके पास नहीं है तो कुछ भी नहीं है, जिसके पास है वो अकूत संपत्ति है। तो आप लोगों को आगे आना है और इस समस्या का समाधान करना है। मैं इस पर बोलूंगा, भारत माता की धन्यवाद। आज तक एक ग्रुप, एक वर्ग ऐसा है हमेशा इस संविधान का विरोध करता रहा है। फर्क इतना है कि आज वो सत्ता में है तो आज वो खुल करके इसको बोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो इसकी विरोधी तब भी तब्दील कर गया था। लेकिन आज संविधान है कहां, कितना परसेंट पे है, ये एक बहुत गंभीर विषय है। 2047 में देश आजादी का सभी वर्षगांठ मना रहा होगा। 2047 के समय बाबा साहब के संविधान की क्या स्थिति होगी, इसके ऊपर भी हमें विचार करना चाहिए। बाबा साहब के संविधान से एक वर्ग सिर्फ इसलिए चिढ़ता है कि उसमें आरक्षण का प्रावधान दिया गया था और कोई बहुत सारे कारण नहीं है। आज आरक्षण कहां है, इसका आइडिया आप इसी बात से लगा सकते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंदर 1995 की रिपोर्ट के आधार पर 40 लाख कर्मचारी आरक्षण के तहत कार्यरत थे, और आज की रिपोर्ट कहती है कि 40 लाख कर्मचारियों में से मात्र 18 लाख कर्मचारी आज हैं, बाकी या तो रिटायर हो चुके हैं या फिर प्रतिबद्ध होने की वजह से आगे भर्तियां खत्म हो गई। अब आप सोचिए कि जिस संविधान, जिस आरक्षण की वजह से इतना बड़ा बवाल हो रहा है, अगर ये गिरावट की रफ्तार यही रही तो 2047 के भारत में बाबा साहब के संविधान के आरक्षण की व्यवस्था ये होगी कि इस देश के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या 0 पर आ चुकी होगी, क्योंकि नौकरियां बंद हो चुकी है। गरीब लोगों की ग्रुप डी की नौकरी में आ जाया करते थे, वहां पर पूरी तरीके से सरकार ने बैन लगा दिया है, पार्लियामेंट के अंदर कानून पास करके ग्रुप डी की भर्ती नहीं होगी, सिर्फ सोर्सिंग होगा। और उसके अलावा जो ग्रुप है वहां के हालात ये है कि ना वैकेंसी निकलेगी, और जब वैकेंसी निकलेगी ना रहेगा पास और ना बजेगी बांसुरी। जब भी वैकेंसी निकलेगी ही नहीं और भर्ती होगी ही नहीं, एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण मिलेगा कैसे और लोगों को रोजगार मिलेगा कैसे? ये बहुत गंभीर विषय है साथियों। और अपनी बात को ज्यादा लंबा कहते हुए, क्योंकि बहुत सारे वक्ता है, अल्लाह मलिक साहब, आप समय समय पर लोगों को जगाते रहते हो, सेमिनार करते रहते हो, और आप एक प्रखर वक्ता, अधिवक्ता हो। सुप्रीम कोर्ट के
सबसे पहले तो इस सुप्रीम कोर्ट की गुंडागर्दी को खत्म करने का भी रास्ता निकालिए। कितना ही बड़ा आंदोलन हो, कितना ही बड़ा देश की जनता सड़क पर आई हुई हो, लेकिन बैठा हुआ जो लाइन के अंदर पूरे आंदोलन को कुचल कर रख देता है और उस लाइन के आधार पर पुलिस लट लेकर के पहुंच जाती है और लोगों को तितर बितर करने में 1 मिनट में लगती कि कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है। पैसे वाले लोगों के लिए कोर्ट के दरवाजे रात के 12 बजे खुल जाते हैं और राजनीतिक पार्टी रात के 12 बजे कोर्ट के दरवाजे खुलवा कर अपने हकों के फैसले करा ले जाती है। लेकिन इस देश के अंदर भी आदमी न्याय के लिए तरस रहा है और न्याय इतना महंगा हो गया है कि आदमी न्याय पाने के लिए फीस नहीं दे पा रहा। ये बड़ा सच है। आज देश का युवा कहां जा रहा है? भाई जब नौकरी नहीं होगी, जमीनों के बंटवारे होते, जो बड़े बड़े किसान हुआ करते थे, जमींदार होते थे, उनके बंटवारे में 2-2 4-4 की जमीन रहेगी। जमीन है नहीं, रोजगार है नहीं, जिंदा रहना जरूरी है, तो युवा कहां जाएगा पढ़ लिख करके? तो चोर बनेगा या डकैत बनेगा या चाकू छोरेबाज बनेगा या फिर कभी प्राइवेट नौकरी करने के लिए मजबूर होगा। B.R. अम्बेडकर होते तो शायद उसी तरह की बातें करते। और आज मेमोरियल लेक्चर का ऑर्गेनाइज करके हमने अपनी तरफ से अपने उस बुजुर्ग को धन्यवाद या कृतार्थ या उनके प्रति अपना धन्यवाद तो आने वाली पीढ़ियों को अपने बुजुर्गों के प्रति करना चाहिए। साथियों, कितनी विडंबना है, पिछले ही साल इस देश के अंदर जो संविधान ने किया, जो पार्लियामेंट में पास हुआ, मगर जो हमारे संविधान की संरक्षक है, देश के लोगों के अधिकारों की संरक्षक जिसकी ड्यूटी है, मर्जी नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन लागू नहीं था। देखिए कौन लोग हैं, किनको पता नहीं है, कौन लोग उस पर बैठे हुए थे। जस्टिस गवई के वक्त में वो नोटिफिकेशन निकलता है, देश के लोगों को पता भी नहीं था। इसलिए देश के लोगों की भागीदारी सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ में नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजों के रूप में नहीं। जब वो नोटिफिकेशन निकला तो इमीडिएट मैंने एक ओपन लेटर सब जजों को लिखा कि ये तो अधूरा हो गया, काम तो बहुत देर से हो मगर अधूरा है, इसमें ओबीसी शामिल नहीं। तो मैं आज उनके पीठ पीछे भी धन्यवाद देता हूं, उनके चेहरे पे मैंने नहीं दी, सोशल मीडिया में जो धन्यवाद किया है चीफ जस्टिस गवई का। उन्होंने SC/ST के लिए किया हुआ नोटिफिकेशन रद्दी की टोकरी में फेंकवाया और एक कॉमन नोटिफिकेशन निकाला जिसमें ओबीसी, हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन सबको शामिल किया। तो हम पीछे से भी साथ का धन्यवाद करते हैं। तो साथियों, आज हमें नोटिस आया है सुप्रीम कोर्ट का कि 14 तारीख की छुट्टी है। हर बार ये बदमाशी होती है, हर बार ये बदमाशी होती है। देश में कस्टडी हॉलीडे है सरकारी, मगर सुप्रीम कोर्ट किस चीज का इंतजार करती है कि मौके पे एक दिन पहले आके क्या माहौल देखती है, तब 14 तारीख की छुट्टी होती है। और मुझे था कि ये ऐसे करेंगे, तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम आज रखा, क्योंकि हम ये प्रोग्राम करना चाहते थे। 2-3 साल पहले ही पहली बार सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण के अंदर 14 तारीख के उपलक्ष्य में प्रोग्राम किया गया, उससे पहले हुआ नहीं। किसी ने सोचा तो आवाज नहीं उठी, और किसी ने आवाज उठी तो हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी उन लोगों से भरी हुई है जो शायद इस विचार से सहमत नहीं, विदग्धते होंगे। और जब ये बात हुई तो हमने किसी साथी को कहा कि SCBA में सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बात कर लो,
कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। जब बात की तो जवाब ये आया, ये नीचे जहां वकील बैठते हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट की जगह है, आपको सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी। प्रोग्राम कल रखना चाहते हैं, आज ये बात हो रही है। जब वकील बैठते हैं वो भी बहाना देखिए एसोसिएशन में बैठे हुए लोगों का भी। तो हमने एक ट्रिक अपनाई, हमने अपनी बात ईमेल कर दी जजों के पास और कुछ ही देर में एक जज का रिस्पॉन्स आया। वो थे जस्टिस गवई, उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं बने थे, कि मैं इस प्रोग्राम में आऊंगा। जबकि ये नहीं पता कि हॉल का परमिशन का कोई इशू है या SCBA एसोसिएशन कोई टांग अड़ा रहा है। उस टांग की हमें कोई चिंता नहीं थी, हमें पता था कोई टांग अड़ाने वाला नहीं, जब हम चलेंगे तो टांग हट जाएगी। तो जो ही पता चला और उसको सर्कुलेट हुआ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के ग्रुप में, तो वही लोग जो मना और टांग अड़ाने वाले थे तो सबसे पहले खड़े मिले वहां पे कि हम भी भेंट करेंगे, भूल हम भी आगे खड़े होकर फोटो खिंचवाएंगे। बट आई वॉज स्ट्रिक्ट, मैं उसमें स्ट्रिक्ट था, मगर साइड में करो सबको, 2 चेयर नहीं एक्सेप्टेबल हो सकते। इसको जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो अपने तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। और दैट वाज द बिगेस्ट प्रोग्राम एवर इन द सुप्रीम कोर्ट। जितने वकील उसमें शामिल हुए आज तक किसी ऐसे प्रोग्राम में शामिल नहीं। तो इसका मतलब उस दिन वकील इकट्ठे उन्होंने भी एक दूसरे को पहचाना कि हम इस विचार से सहमत या मानवतावादी कितने एडवोकेट हैं। यहाँ पे लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, अम्बेडकरवाद अम्बेडकरवाद, इसको भी अछूत बनाना चाहते हैं वर्णवादी मानसिकता के लोग। अम्बेडकरवाद इज इक्वल टू मानवतावाद। और आज जय भीम का नारा किसी व्यक्ति का नारा नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नारा है। जय भीम का मतलब है मानवतावाद, जय भीम का मतलब है समानतावाद, जय भीम का मतलब है भाईचारा। इसलिए नारा भी वही लगाया जाए जिसमें मानवता झलकती हो। दूसरा नारा लगाना बंद कर दो, लगवाए तो तभी मत लगाओ। जिन नारों में राजशाही तानाशाही भेदभाव झलकता है उन नारों को जूते मारो, यानी उनसे दूर रहो, उनका प्रचार प्रसार न करो, उन नारों को स्वीकार भी मत करो। स्वीकार करने से मजबूत होनी चीजें। तो साथियों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और संविधान बना है, उस संविधान का मतलब था 140 करोड़ लोग का ये परिवार कैसे सुख शांति और भाईचारे के साथ जी पाए। उस डॉक्यूमेंट का नाम है संविधान। जो सबके साथ जीने का प्रोग्राम जिसमें हो, प्रकृति के साथ भी हार्मोनी के साथ जीने का प्रोग्राम जिसमें हो, उसका नाम है संविधान। साथ साथ मिलके रहना, साथ साथ जीने का विधान, कार्यक्रम। तो संविधान आजादी के बाद कोई मतलब नहीं किसी राजा का,